तो चलिए सर, अगला सवाल जो हमारे पास इनका जो यूट्यूब हैंडल है वो राजा भैया के नाम से है, और ये पूछ रहे हैं सर कि इनके पास एम आई सी इलेक्ट्रिक के शेयर्स हैं और 68 रुपीज़ पर इनका जो बाइंग प्राइस है, और इस वक्त जो शेयर है वो है 43 रुपीज़ के अराउंड। तो ये पूछ रहे हैं सर इसमें इनको क्या करना चाहिए, इस वक्त लॉस में तो चल रहे हैं, तो क्या करें इसके अंदर सर? देखिए, एमआईसी की हम बात कर लेते हैं। और एमआईसी का एक टाइम था जब इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। अभी हम देखेंगे ना, ये स्पेस भी, मतलब इनफैक्ट फन पार्ट इज दिस की बहुत सारे ऐसे रिटेल पार्टिसिपेशन वाले सेक्टर्स हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इनको भी मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अभी आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए इसमें। दो एक प्राइस डिफरेंस है आपकी बाइंग प्राइस से, बट मुझे कोई अभी यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ पे अभी फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट नीड टू होल्ड। मैं एवरेज करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। दो कैपिटल गुड सेक्टर का ये पर्टिकुलर कंपनी है, ये अभी मुझे एक सपोर्ट लेती हुई नहीं दिख रही है। या आप एक और काम कर सकते हैं इसमें कि लोअर लेवल पे कहीं आपको आता हुआ दिखे और 40 रुपए के आसपास आता है तो एक चांस हम ले सकते हैं। 40 रुपए पे आप अपना जो प्राइस है, जो स्टॉक है, उसको एक बार एवरेज करिएगा, बट 38 रुपीज का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस भी रखिएगा। क्योंकि अगर 38 के नीचे ये और आपको सस्टेन करता हुआ दिखता है तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख सकती है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि कुछ ना करें, एक ऑप्शन है कि लोअर लेवल पे एवरेज करें। अगर आप दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो कहीं भी 52 रुपीज के आसपास आए, आप उसको वापस डिप्लॉय करिएगा। क्योंकि अभी इसको भी अपना ट्रेंड चेंज करने में और आपकी प्राइस लाने में टाइम लगेगा। जब ये 52 के ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा, चाहे एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, उसके बाद आपको 64 तक के लेवल्स दिखाएगा। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन आप बनाइएगा। ओके, तो रचित सर एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि एम आई सी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हुई है, 43 के अराउंड प्राइस है इसका। हालांकि आज नहीं, लेकिन एक दो दिन पहले एक सवाल आया था कि सर कोई सस्ते शेयर्स बताइए जिनके अंदर पोटेंशियल है, 100 रुपये से कम हो, 50 रुपये से कम हो, जो नजर आए। अब मान लेते हैं वोडाफोन आइडिया है, सुजलोन है, सवाल हमारे पास इस पर आया था कि वोडाफोन आइडिया, सुजलोन, ओला इलेक्ट्रिक, और इनका भी अगर हम सवाल ले लें एमआईसी वाला, तो क्या आपको लगता है कि जो सस्ते शेयर्स लोग पूछते भी हैं कि सस्ते शेयर्स बताइए, सस्ते शेयर्स बता दिए, क्या इनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो इन्वेस्टर्स को इतना रिटर्न दे सकें? क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक, हालांकि मैं आपका टेक इस पर जानता हूं, मेरी बात आपके साथ डिटेल में हुई भी है ओला इलेक्ट्रिक पर, और इस वक्त अपने हाई से 80% तक वो टूट भी चुका है। और वोडाफोन आइडिया की भी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा हम कहें कि मजबूत नहीं है, सुजलोन की भी कोई ऐसा तो नहीं है। तो क्या इन सस्ते शेयर्स के अंदर पोटेंशियल है कि वो इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे दें? देखिए, सिमरनजीत जी, हमें ना एक चीज समझनी होगी। अभी स्टार्टिंग कमेंट्री में जब मैंने आपको बात बताई थी ना कि एक अंडर परफॉर्मेंस है। और जी। आप एक चीज देखिए कि हम जब निफ्टी 50 या सेंसेक्स की बात करते हैं तो हम बहुत ज्यादा ऑफ हाइज नहीं ट्रेड कर रहे हैं। मगर आप एक चीज समझने की चेष्टा करिएगा कि लास्ट लाइफ हाई जो हमने निफ्टी में देखा था, दैट वाज सितंबर 2024। जी। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले थोड़ी से पॉइंट से ही सही, मगर एक लाइफ हाई मारा था निफ्टी ने। अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट आपको जो ब्रॉडर मार्केट है, जो ब्लू चिप मार्केट है, वो आपको प्राइस वाइज करेक्शन तो नहीं दे रहा है, मगर टाइम वाइज करेक्शन तो दे ही रहा है। जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं, उस कंटेक्स में आप देखेंगे तो आपका निफ्टी जो है या सेंसेक्स जो है वो एक टाइम वाइज करेक्शन में चल रहा है। टाइम वैल्यू ऑफ करेक्शन मतलब एक क्लियर केस की वैल्यू ऑफ द मनी, वैल्यू ऑफ द एसेट ग्रोज विद टाइम, एंड द परचेजिंग पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट ऑफ मनी रिड्यूसेस। है ना, मतलब महंगाई बढ़ती है, उसके कारण से बहुत जी। चीजों के दाम बढ़ते हैं। अगर एक टाइमलाइन आपका बढ़ गया और आपकी चीज एसेट का दाम नहीं बढ़ा तो उसे हम टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं। अभी मार्केट ओवरऑल पूरा टाइम वाइज करेक्शन में चल रहा है। कितने ही अच्छे नंबर्स, कितने ही अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। चाहे हम रिलायंस की बात कर लें, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एल एंड टी की ऑर्डर बुक ठीक लग रही है, एचएएल के पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, स्टॉक्स नहीं मूव कर रहे हैं। तो जब ये मेन स्ट्रीम स्टॉक्स ही आपके उस तरीके से मूव नहीं कर रहे हैं, आपको कैसे हम ये चीज मान लें कि जो मिड कैप स्मॉल कैप है उनमें मूवमेंट आपको आता हुआ दिखेगा?
क्लियर केस बन रहा है। अब पहले आपके जो टॉप स्टॉक्स हैं उनमें एक मूवमेंट आए, उनमें मूवमेंट आने के बाद उनमें पहले बाइंग इंटरेस्ट आ जाए, वो अपना एक वैल्यूएशन के जो ऑप्टिमम लेवल्स हैं वहां जाके बैठ जाए, उसके बाद ही स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। और एक ना सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन भर रहा है लोग के अंदर। और ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत आपको एक अलग चीज दिखेगी कि ये ना जो पोस्ट कोविड इन्वेस्टर्स है ना उनमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, जी जी। क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में इतना लंबा मंडेन टाइम बिताया नहीं है। जो हम्म। वेटरन इन्वेस्टर्स हैं उनको तो पता है कि मार्केट का एक ऐसा स्लग साइकिल आता है जहां पे मार्केट में प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा होता है। उनको एक एक्साइटिंग मार्केट चाहिए। अब उनका जो फ्रस्ट्रेशन है ना कई कई जगह, क्योंकि मैं कमेंट्स यूजुअली पढ़ता रहता हूँ जब भी जी वीडियो होता है कि लोग क्या कह रहे हैं क्या सोच रहे हैं। कई कई जगह कमेंट आने लग गए हैं कि हम तो भाव आएगा निकल जाएंगे, बेकार है, लुटेरों का मार्केट है। ये आपने एक्चुअली वो साइकिल्स देखे ही नहीं है, राइट। इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। तो अभी इतने इम्पेशेंट लेवल्स पे, इतनी इम्पेशेंट सिचुएशन पे ना मैं बिल्कुल भी चांस नहीं लूंगा कि मैं ऑलरेडी इतने स्ट्रगलिंग रिटेल इन्वेस्टर्स को और बोलूं कि आप पोजीशन बना लीजिए। अभी फॉर द टाइम बिन मैं एक ही चीज बोलूंगा कि नहीं, अभी जो पोजीशन है ना बस उसको आप मेंटल पीस के साथ मेंटेन कर लीजिए, यही काफी रहेगा। ओके। और रचित सर, अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्वालिटी लार्ज कैप लिया जाए या फिर स्मॉल कैप की या मिड कैप की एक बकेट बना ली जाए, जैसे कि अगर हम वोडाफोन आइडिया या सुजलोन की जो हम बात करें सस्ते शेयर्स की, तो एक क्वालिटी लार्ज कैप लिया जाए, महंगा शेयर लिया जाए, या फिर सस्ते शेयर्स की एक बकेट बना ली जाए जिसके अंदर 10-12 शेयर रख ली जाए, आप दोनों में से क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखिए मैं इसके लिए ना, अब आपने बहुत इंटरेस्टिंग मेरे से एक और सवाल कर लिया। और आई डोंट नो हाउ मच यू नो अबाउट इट, बट आई एम एक्चुअली ऑल्सो अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मतलब यहाँ पे तो आई एम कमिंग एज अ रिसर्च एनालिस्ट, आरए लाइसेंस, बट मेरे पास इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का भी एक लाइसेंस है। और जब भी ऐसा सवाल आता है ना तो हम बहुत क्लियर केस बोलते हैं कि इट डिपेंड्स कंप्लीटली कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका गोल पीरियड आपके पास कितना है। अगर आप बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते, अगर आप बोल रहे हैं कि भाई साहब मैं तो 3-4 साल में ही मेरा एक गोल पीरियड आ जाएगा उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है, इन दैट केस आई विल सजेस्ट ब्लू चिप ले लीजिए। ढंग का ब्लू चिप आराम से खरीद लीजिए। आप बोलते हैं नहीं, आई एम यंग, आई एम इन अ पोजिशन टू एक्सपेरिमेंट, मेरा रिस्क एपेटाइट भी है, और मैं 20 साल 10 साल 15 साल का टाइम होराइजन लेके बैठा हूं, तो मैं कहूंगा कि फॉर यू इट इज बेटर कि आप एक बकेट क्रिएट कर लीजिए। वन, टू, आपके रिस्क एपेटाइट पे भी डिपेंड करता है। जैसे बहुत क्लियर केस मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं 10 स्टॉक पिक करता हूँ, 10 में से मैं मान लेता हूँ 3 तो मेरे जीरो हो जाएंगे, बट 7 ऐसा परफॉर्म करेंगे कि वो 3 जो खराब हो गए उनका भी रिटर्न देंगे, और उससे ज्यादा मुझे एक हाई बीटा रिटर्न के कारण मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। अगर ये थॉट प्रोसेस है तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में फंडामेंटली अच्छी कंपनीज और फ्यूचर बिजनेसेस की कंपनीज में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मगर आप बोलते हैं भाई इतना ना तो मेरे पास समय है और ना मेरे पास ये रिस्क एपेटाइट है, मैं अपने खरीदे हुए शेयरों को नीचे जाता हुआ नहीं देख सकता, तो एक दो कोई ब्लू चिप ले लीजिए, उसके हिसाब से आपको एक रिटर्न जनरेट हो जाएगा। तो ये दोनों आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपका गोल कितना दूर है, उसके हिसाब से आप अपनी चॉइस बनाइए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। बिल्कुल। तो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग और अपने आप कितना रिस्क ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप ब्लू चिप लार्ज कैप लेना चाहते हैं या फिर आप बकेट क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसा कि रचित सर ने कहा कि आपके गोल्स और रिस्क ये दोनों पर डिपेंड करता है।